स्वागत है आपका। राजस्थान कवरेज देखना शुरू कर चुके हैं आप। खेल जगत से जुड़े हुए हमारे इस स्पेशल सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिस खेल के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं उस खेल से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। विशेषकर भारत की बात करें तो इंडिया के अंदर लोगों का इमोशन है क्रिकेट। और आज हम क्रिकेट के बारे में बात करने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका टूर के बारे में। साउथ अफ्रीका टूर के लिए जो भारतीय टीम है जिसका चयन हुआ है 2 टेस्ट, 3 वनडे इंटरनेशनल और 3 T20 के लिए। कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इसमें शामिल हुए हैं, उनकी क्षमता, उनके प्रदर्शन और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 क्रिकेट एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। श्रेयांश मेहता जी हमारे साथ मौजूद हैं और देवांशु जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो शुरुआत देवांशु जी से करते हैं। देवांशु जी, बात टेस्ट टीम की करें तो सबसे पहले मैं हमारे दर्शकों को टेस्ट टीम के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें रोहित शर्मा कप्तान है, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन जो कि विकेट कीपर हैं, और के राहुल को भी यहाँ पर विकेट कीपर के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि ईशान किशन और के राहुल दोनों विकेट कीपिंग भी करते हैं। बल्लेबाज भी दोनों काफ़ी अच्छे हैं। रविचंद्रन अश्विन जो कि स्पिन विभाग संभालेंगे भारतीय क्रिकेट टीम का, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार का हाल ही में आपने नाम सुना होगा, काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने हाल ही में की थी, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा। क्या कहना चाहेंगे? टीम तो इन्होंने बढ़िया ली है। जो शामिल हुए हैं उसके साथ जो इसमें नहीं आ पाए, जो 3 बड़े नाम हैं वो हैं चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और उमेश यादव। तो ये 3 ड्रॉप हो गए हैं और इनकी जगह नए खिलाड़ी आए हैं। टेस्ट टीम इंडिया की अच्छी है तो वहाँ पे कंपटीशन अच्छा रहेगा और ईशान किशन ही कीपिंग करेंगे जहाँ तक है, के राहुल नहीं करेंगे। चेतेश्वर पुजारा की इन्होंने बात की, तो चेतेश्वर पुजारा ये कह सकते हैं हम कि हाल के दौर में वो राहुल द्रविड़ की भूमिका में कहीं ना कहीं नजर आते थे, और अजिंक्य रहाणे भी एक बड़ा नाम है। इस पर आपका क्या विचार है? बड़ा नाम भी है, लेकिन जिस तरह से आज की टेस्ट क्रिकेट चल रही है वहाँ पर उनका जो खेल था वो थोड़ा नेगेटिव होने लग गया था, जिसमें भारत की रणगति आगे नहीं बढ़ती थी। और चूंकि अगर साउथ अफ्रीका में जीतना है तो पॉजिटिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना पड़ेगा, इसलिए अगर आप देखोगे तो बहुत ध्यान रखा गया है ईशान किशन के लिए। के.एस. भरत को हटाकर ईशान किशन को लिया गया है, वो इसीलिए लिया हुआ था कि पॉजिटिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली जाए, क्योंकि वहाँ पर आप 90 ओवर नहीं खेल सकते, वहाँ 10 विकेट जल्दी गिर जाते हैं। तो जितने रन आप बना पाएंगे उतनी ही तेजी से आप जीत पाएंगे। मुझे जो एक कमी लगी इस स्क्वाड में, जो मुझे लगता है कि वहाँ पर टेस्ट स्पेशलिस्ट होना चाहिए था, ऋतुराज गायकवाड़ मेरे को एक सरप्राइज नाम लगे। ऐसा मैंने अभी तक उनका बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं देखा है कि उनको इसमें लिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी 3 ओपनर हैं हमारे पास। और एक और जो स्पिन विभाग में अगर मैं बात करूं तो कुलदीप यादव के लिए बोला जाता है कि ओवरसीज कंडीशंस में भारत के नंबर 1 स्पिनर वही है, क्योंकि जहां बॉल मूव नहीं, मतलब स्पिन नहीं होती है, तो उसकी जो गुगली है वो बहुत कारगर होती है। और जो भारत के पूर्व कोच थे रवि शास्त्री, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि ओवरसीज कंडीशंस में हमारा नंबर 1 बॉलर कुलदीप यादव है, तो वो नहीं आया है, जबकि वर्ल्ड कप में भी प्रदर्शन अच्छा रहा था। बाकी तो मोटा मोटी यही टीम एक्सपेक्टेड थी। 2 नामों से ही मुझे थोड़ा सा वो हुआ है, और के राहुल को विकेट कीपर की तरह से लिया गया है, क्योंकि अदरवाइज उनकी जगह नहीं बनती थी टीम में, तो वो है के राहुल के। बाकी मोटा मोटी टीम बहुत संतुलित है। बॉलिंग में इसके अलावा और कोई नाम नहीं थे जो आ सकते थे। जो देवांशु भाई ने बोले वास्तव में उमेश यादव एक था, बट उसकी जगह नए खिलाड़ी मुकेश कुमार को वेस्ट इंडीज दौरे से ही वापस लिया गया, वहाँ उन्होंने डेब्यू किया था। लेकिन 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे मेरे हिसाब से, जसप्रीत बुमराह, शमी और सिराज। एक नाम और इसमें हो सकता था, क्योंकि साउथ अफ्रीका टूर है, उमरान मलिक टेस्ट टीम के अंदर तेज पिच है तो उमरान मलिक वो नहीं है। देखते हैं क्या रहता है, उसकी कितनी कमी लगती है। मेरे हिसाब से वो उसकी कमी के लिए ही इन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा को लिया है, क्योंकि वो भी 145 प्लस फेंक देता है और हिट द डेक बॉलर है।
सिराज भी अगर जगह मिलेगी। वैसे बहुत मुश्किल है प्रसिद्ध कृष्णा का 11 में आना। 11 में आई थिंक नहीं आ पाएंगे। 11 में तो आई थिंक रविचंद्रन अश्विन का भी बहुत मुश्किल है आना, क्योंकि जडेजा और शार्दुल रविचंद्रन ठाकुर अश्विन का पिछले काफी समय से ये देखने में आ रहा है। जैसे हाल ही में वर्ल्ड कप की बात कर लें तो एक मतलब कभी हम ये कह सकते थे कि पूरा जो स्पिन कैडर था उसकी कमान संभाला करते थे, और वर्ल्ड कप में बिल्कुल एक तरीके से देख लीजिए आप अनदेखी, मतलब वो मैच ही नहीं खेले इतने। तो टेस्ट टीम में अश्विन का अलग एक जगह है। हाँ। वो आप उसको वाइट बॉल क्रिकेट से नहीं कर सकते। हाँ। ये टेस्ट टीम के अंदर तो अश्विन, अब वही बात है जैसा भी शहनाज बोल रहे हैं कि जडेजा के होते हुए अश्विन टेस्ट टीम में नहीं खेल सकता इंडिया के बाहर। तो जबकि वर्ल्ड नंबर 1 गेंदबाज वर्ल्ड नंबर 1 ये गेंदबाज है। सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम में हो सकता है कि वर्ल्ड नंबर 1 गेंदबाज को अपनी टीम की 11 में जगह नहीं मिल रही। मतलब इससे ज्यादा मतलब त्रासदी क्या शब्द नहीं है। लेकिन वो जडेजा वाली बात यहाँ पर आपकी पूर्ण हो जाती है, जैसा आपने कहा कि तेज पिच पर कुलदीप यादव जैसे बॉलर चलते हैं, तो जडेजा भी कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी में, जो क्विकर जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन ओवरसीज में क्या, क्योंकि बॉल स्पिन नहीं होती है, जडेजा की स्ट्रेंथ ये है कि जहाँ पे भी बॉल थोड़ी सी भी स्पिन हो वहाँ उसकी सीधी बॉलें बहुत असरदार रह जाती है। तो जडेजा यहाँ पे रनों पे तो अंकुश लगा सकते हैं और फास्ट बॉलिंग कर सकते हैं, जल्दी ओवर निपटा सकते हैं, लेकिन विकेट टेकिंग एबिलिटी की अगर बात करें तो वहाँ पे। लेकिन शायद इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्पिनर खेले ही नहीं, 4 फास्ट बॉलर के साथ जाए, तो फिर जडेजा एक चाहिए उनको, क्योंकि वहाँ फास्ट पिचेज हैं। चलिए, ये बात हुई टेस्ट क्रिकेट की, और अब बात करें वनडे इंटरनेशनल। वनडे इंटरनेशनल के लिए भी जो यहाँ पर टीम है वो थोड़ी सी डिफरेंस है, थोड़ी नहीं मैं कहूँगा, काफ़ी खिलाड़ी उसमें अलग हैं। ऋतुराज गायकवाड़ हैं, साई सुदर्शन है, तिलक वर्मा है, रजत पाटीदार, ये एक चौंकाने वाला नया नाम है। रिंकू सिंह जैसे आईपीएल से निकल करके आए तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्हें टी20 में खिलाया गया था, और उसके बाद फिर से उनकी जगह साउथ अफ्रीका टूर में भी है, तो ये भी सरप्राइजिंग है। श्रेयस अय्यर है, केएल राहुल इस टीम की कप्तानी करेंगे, और संजू सैमसन, अब देखिए संजू सैमसन जिसके लिए काफ़ी समय से हम सुन रहे थे जिनके लिए कि इन्हें टीम में क्यों नहीं रखा जाता, और चाहे फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल हो, वहाँ पर लोग इनके लिए आवाज़ उठाते थे। तो संजू सैमसन को एज ए विकेट कीपर टीम में जगह मिली है। अक्षर पटेल काफ़ी समय बाद आपको खेलते हुए दिखाई देंगे टीम इंडिया के स्क्वाड में। वॉशिंगटन सुंदर भी उसमें से एक नाम है। कुलदीप यादव, जैसा कि श्रेयांश जी कह रहे थे, तो इन्हें टेस्ट टीम में जगह भले ही ना मिली हो लेकिन वनडे स्क्वाड में ये है। यजुवेंद्र चहल, और उसके बाद मुकेश कुमार भी यहाँ है। आवेश खान, ये भी फास्ट बॉलर है, इनकी भी जगह यहाँ पर फिक्स हो गई है। अर्शदीप सिंह और दीपक चाहर, तो ये सारे नाम हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, इसमें जो इंडिया के मेन प्लेयर्स थे वर्ल्ड कप में, विराट कोहली और रोहित शर्मा, दोनों को विश्राम दिया गया है। जसप्रीत बुमराह को विश्राम दिया गया है, मोहम्मद शामी को विश्राम दिया गया। एक नई टीम है, नई इंडिया की टीम है 2027 वर्ल्ड कप के हिसाब से जिसको तैयारी करनी है, चैंपियंस ट्रॉफी के 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वो इसमें लग रहा है। मेरे को एक ही चीज़ की इसमें थोड़ी सी तकलीफ ये लगी कि केएल राहुल को कप्तान वर्ल्ड कप फाइनल के प्रदर्शन के बाद जो बनाया गया है वो मुझे थोड़ा सा तर्कसंगत नहीं लग रहा है। बाकी थोड़ी सी टीम में 4 स्पिनर जो रखे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब थोड़ी अनबैलेंस चाहिए। 4 स्पिनर, 4 फास्ट बॉलर, और दीपक चाहर इससे पहले भी वनडे मैच जो खेले थे वो साउथ अफ्रीका में ही खेले थे जब भारत 3-0 से श्रृंखला आ रहा था। तो काफ़ी टाइम के बाद ये फिट होकर टीम में आए हैं। और बाकी साई सुदर्शन बहुत ही सरप्राइजिंग नाम है, क्योंकि यहाँ पे यशस्वी जायसवाल नहीं है ओडीआई में, जबकि वो टी20 में ओपनिंग करेंगे और वहाँ करेंगे टेस्ट में भी, और शुभमन गिल भी नहीं है, तो जबकि वो टी20 खेल रहे हैं जो पहले शुरू हो रहे हैं। तो ये 7 दिन के बीच का जो ब्रेक है ये थोड़ा सा समझ से परे है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप देखेंगे शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल होते तो शायद साई सुदर्शन और रजत पाटीदार का नाम नहीं आता। मैं बहुत खुश हूँ रिंकू सिंह के लिए, लेकिन रिंकू सिंह का टीम में आना दिखाता है कड़ी मेहनत और परिश्रम को, और उसको सेलेक्टर्स ने भी तरजीह दी है प्रेशर में खेलने के लिए। मेरे हिसाब से वो अगले नंबर 7 के भारतीय फिनिशर के रूप में एक बड़ा चेहरा उभर सकते हैं। 4 खिलाड़ियों को वनडे टीम में जो है, स्पिनर्स को यहाँ पर जगह दी है, और कई सारे नामी खिलाड़ियों को, बड़े खिलाड़ियों को विश्राम दिया गया है, तो ये कितना तर्कसंगत लगता है? विश्राम तो ठीक है, अभी बड़ा टूर्नामेंट खत्म हुआ है तो थोड़ा सा ब्रेक तो उनको चाहिए ही।
और जैसे अभी ये टीम के अपन ने बताया, बॉलिंग अटैक बहुत वीक है इंडिया का, और साउथ अफ्रीका का बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, तो बहुत ज़्यादा रन बनेंगे और पता नहीं कि हम बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे उतने रन, तो ये एक थोड़ा रहेगा। इसमें रजत पाटीदार सरप्राइजिंग है लेकिन डिजर्विंग है, अच्छा प्लेयर है, तो वो खेल सकता है। अभी यशस्वी क्यों नहीं है, मैंने एक जगह पढ़ा है कि शायद इंडिया स्क्वाड के अंदर है वो, और वो साउथ अफ्रीका में 2 प्रैक्टिस गेम खेलेंगे पहले, टेस्ट और T20 के बीच में, तो शायद वो वहाँ पर उसको इसलिए नहीं लिया इन्होंने। बाकी कौन कहाँ पे बैटिंग करेगा, 11 क्या होगी कोई नहीं बता सकता ओडीआई टीम की। बिल्कुल नहीं, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी कि अगर बैटिंग सेकंड भारत की होगी तो आप मान के चलिए ये ऑन रिकॉर्ड 400 चेस करना है। राजस्थान कवरेज के चैनल पर बोल रहे हैं कि 3 वनडे में से 2 वनडे मैच में 380 से ज्यादा रन भारत को चेस करने पड़ेंगे, जो कि ये वाली बैटिंग लाइनअप से करना मुश्किल है, क्योंकि कोई को भी 50 ओवर्स खेलने का अनुभव नहीं है। अभी वर्ल्ड कप में भी हमने ये चीज देखी थी कि लोग 50 ओवर मैच खेलना भूल रहे हैं 20 ओवर की आदत की वजह से। इसमें सब 20 ओवर स्पेशलिस्ट हैं। श्रेयस अय्यर को अगर हम हटा दें तो केएल राहुल 50 ओवर पूरे टिक सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही बोली। 380 चेस करने के लिए आप मेंटली रेडी रहें, क्योंकि होगा ये, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक गेंदबाजी के सामने है। 400 रन बनाए हैं और आखिरी 10 ओवरों में 170 रन बनाए हैं साउथ अफ्रीका ने, तो वो बिल्कुल दिख रहा है सामने। ये तो बहुत ही वीक बॉलिंग है, बॉलिंग काफी वीक है। चलिए अब बात T20 इंटरनेशनल के लिए जो टीम है उसकी कर लें, तो यहाँ पर फिर से यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो इनको तीनों स्क्वाड में जगह दी गई है। तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे T20 इंटरनेशनल की, जैसा कि अभी आपने देखा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। रिंकू सिंह भी यहाँ पर हैं, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन विकेट कीपर के तौर पर, जितेश शर्मा, रविंद्र जडेजा उप कप्तान हैं, और वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और दीपक चाहर। ये T20 का स्क्वाड है इंडिया का। मुझे 2 नामों पे बड़ा ही वो है, एक तो सूर्य कुमार कैप्टन, क्योंकि एशियन गेम्स में ऋतुराज की कैप्टनसी में मेडल जीता इंडिया ने, गोल्ड मेडल, उसको बना सकते थे, सूर्या को जब बनाया ठीक। और दूसरा रविंद्र जडेजा, मुझे ऐसा लगता है रविंद्र जडेजा को वाइट बॉल क्रिकेट से थोड़ा फेस आउट करना चाहिए इनको, और बहुत स्पिनर है, किसी को भी ले सकते हैं, अक्षर है टीम के अंदर, तो बाकी तो टीम जो है वो बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। T20 में अक्षर को नहीं लिया है, T20 में जडेजा, सुंदर, रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि लेना चाहिए था उसकी जडेजा की जगह, तो अगर अक्षर रहता तो ज़्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि जडेजा का कोई गेम नहीं है T20 के हिसाब से, पता नहीं क्या होगा, मतलब वो है तो वो खेलेगा 11 के अंदर, ये तो पक्का ही है। और एक और चीज जो मैं देख रहा हूँ ना, क्या बड़ी सरप्राइजिंग है कि भारत के वर्ल्ड कप स्क्वाड में ईशान किशन था, लेकिन यहाँ ओडीआई स्क्वाड में ईशान किशन नहीं है, जबकि T20 में है। वो हम लोगों ने एक बात भी करी थी, हम बैठ के बात कर रहे थे कि संजू सैमसन जब T20 वर्ल्ड कप का टाइम होता है तब उसे वनडे खिलाते हैं, बिल्कुल, जब वनडे वर्ल्ड कप का टाइम होता है तो उसे T20 खिलाते हैं, तो कोई गेम का पता नहीं कि वो कहाँ पे खेलेगा, तो इसका मतलब है कि वो T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलने वाला है, ये पक्की बात हो गई। अच्छा, जो ये तीनों स्क्वाड है, इससे एक चीज सामने आई है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है अब युवा खिलाड़ियों को तरजीह दे रहा है, उन्हें अब आगे लेकर के आ रहा है। ये सबसे बढ़िया चीज हुई है कि फॉरेन कंडीशंस में खेलने की इनकी प्रैक्टिस भी होगी। और 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो भी साउथ अफ्रीका में ही खेला जाने वाला है, तो उस लिहाज से भी इनको एक्सपोजर भी मिलेगा, क्योंकि आप मान के चलिए ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ये 2027 की भारतीय बैटिंग लाइनअप के प्रमुख 4 चेहरे होने वाले हैं। बिल्कुल तो सही उस बात है। लिहाज से टीम में जो दिया है, जैसे देवांशु भाई कह रहे थे, अगर कप्तानी भी ऋतुराज को दे देते तो और बढ़िया रहता, क्योंकि प्रेशर हैंडलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत टफ है 2027 तक रोहित शर्मा और विराट कोहली का रहना टीम में। मेरे हिसाब से 2025 चैंपियंस ट्रॉफी उनका आखिरी होगा। सूर्य का भी जैसे कि अभी ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा था, सूर्य कुमार यादव को हम देखते हैं कि जितने भी टूर्नामेंट है और आईपीएल में तो विशेषकर सूर्या वो जो लेवल है, मतलब एक
आप कह सकते हैं कि एक ऑरा बन जाता है किसी भी क्रिकेटर का कि हम उसी का नाम है, मतलब धोनी का दौर है तो यार धोनी की बैटिंग कब है, धोनी कब आएगा, धोनी कब आएगा। लेकिन जब सूर्या बैटिंग करने आए तो निराशा हाथ लगी जो फैंस थे उन्हें भी, और विशेषकर भारतीय दर्शकों को सूर्य कुमार यादव से। तो क्या साउथ अफ्रीका हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इन टीमों के सामने अब इन नए चेहरों को ला करके खड़ा नहीं करना चाहिए कि भाई आप इनके सामने खेलिए, फेस कीजिए बॉलर्स को? बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए। अब स्काई का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि वो एक ही फॉर्मेट में अच्छा करता है। अब उसको इसलिए वो फॉर्मेट तो खिलाना जरूरी है ही कि बाकी नहीं तो कहाँ खिलाएंगे। कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर भी है इंडिया का बीसीसीआई का, तो अब नए चेहरे तो हैं। इसलिए मैंने बोला कि ऋतुराज को कैप्टन बनाना चाहिए था, क्योंकि वो टीम को मेडल जिता के लाया गोल्ड मेडल एशियन गेम्स के अंदर। और आपकी टीम में आप सूर्या को कैसे कैप्टन बना सकते हो उसके रहते हुए? क्योंकि फ्यूचर का भी तो आप सोच रहे हो ना, तो फिर उसका आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। इन्होंने लिया है सूर्या को। अब सूर्या का गेम तो श्रेयांश भाई जानते ही हैं कि हम तो बहुत निराश हो गए उससे, क्योंकि उसके पास कोई गेम नहीं है, कोई शॉट नहीं है उसके पास, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने पूरा खोल के रख दिया था कि ये ऐसा है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को उस टाइम हम देख रहे थे तो सूर्या संघर्ष कर रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ऑस्ट्रेलिया ने गेम प्लान तैयार किया एक एक प्लेयर के ऊपर। अभिषेक जी, बड़ी मुश्किल से हम उन घावों को पट्टी करके और अगले 15 दिनों से हम समेटे बैठे हैं, तो कृपया उसको वापस बाहर मत करे दे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था उस दिन की भारतीय बल्लेबाजी के प्रदर्शन से, जहाँ पर मतलब मैंने अपने पैदा होने के बाद 1996 से भारत का कोई भी क्रिकेट मैच मैंने मिस नहीं किया है, और 10 ओवर से 50 ओवर के बीच में सिर्फ 2 चौके पड़ना, बाकी 2 तो शमी और सिराज के थे, तो उनको मैं काउंट भी नहीं करता। और हम जाने जाते हैं हमारी बल्लेबाजी के लिए, और ब्रेनलेस बैटिंग थी जहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं था, तो उसकी बात नहीं करके अपन इसको ही करें तो बेटर रहेगा। फ्यूचर की तरफ देखें, वो बहुत ही दुखदायी था, क्योंकि सारे 10 मैच जीतना भारी पड़ गया जब आप फाइनल नहीं जीत पाते हो, तो क्योंकि कोई याद नहीं रखता कि आप फाइनल तक अच्छा लड़के पहुंचे थे। जब हिस्ट्री बुक्स में हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो एक ही चीज आएगी कि 2023 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता था, ये नहीं आएगा कि भारत ने 10 मैच जीते थे। एक लाइन है जो मेरे पिताजी काफी बार मुझे बताते भी हैं कि असफलता अनाथ होती है और सफलता के 100 बाप होते हैं। तो वही चीज है कि किसी को याद नहीं रहेगा कि आप 10 मैच जीत के वहां पहुंचे थे। अल्टीमेटली यही होगा कि फाइनल किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया। हर जगह वही आएगा, रनर्स को कोई याद नहीं। किसी को ये भी याद नहीं रहेगा कि विराट कोहली ने 50 सेंचुरी कंप्लीट की, कोई याद नहीं रखेगा इस चीज को। तो ये थोड़ी चीज है। ठीक है, उन्होंने नए चेहरों को मौका दिया, बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा परफॉर्म भी करना चाहिए, तभी तो सीखेंगे और करेंगे। देखो क्या होता है आगे। लेकिन क्रिकेट की एक स्ट्रेटेजी है कि पिछली जो गलतियां उससे आप सीखते हैं, तो हम उन गलतियों की बात कर रहे हैं। घाव तो ठीक है, लेकिन हम उन गलतियों से सीखने के विषय पर यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अब आप क्या मानते हैं कि जो भविष्य है और ये जो भारत के क्रिकेट का भविष्य है, ये कितने मुफीद हैं अभी के हालात में, और कहाँ देखते हैं आप इंडियन प्लेयर्स को साउथ अफ्रीका तौर पर? देखो, भविष्य की अगर बात करें तो बैटिंग तो बहुत ही स्ट्रांग है। बैटिंग का जो नया टैलेंट भी आ रहा है, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, आज के जमाने के बैट्समैन उभरे हुए प्लेयर। और अभी आप देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम को, लगातार पिछले 3 मैचों में भारतीय बल्लेबाजों ने 20 ओवर में 200 से ज्यादा रन बनाए। तो बैटिंग से तो अपन संपूर्ण तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि बहुत सुरक्षित हाथों में है। स्पिन डिपार्टमेंट जरूर बहुत ही ज्यादा वीक लग रहा है। अगर हम आगे भी देखें कि पीछे कौन से प्लेयर्स है बेंच में, तो वहाँ एक कमी दिख रही है। फास्ट बॉलिंग आ रही है, अच्छे फास्ट बॉलर्स उभर कर आ रहे हैं, लेकिन उनका इंजरी मैनेजमेंट जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। क्योंकि एशिया कप से पहले अगर हम बात देखें तो बिना बुमराह के हमारी गेंदबाजी काफी कमजोर लग रही है। बुमराह आए, एकदम गेंदबाजी की दिशा बदल गई। तो वहाँ पे इंजरी मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि जैसे दीपक चाहर है, बेहतरीन स्विंग गेंदबाज है, मतलब इंग्लिश कंडीशंस के लिए तो आई थिंक इंडिया के तुरुप के इक्के हैं वो, लेकिन वो साल में 4-5 मैच खेल के और फिर उनको इंजरी हो जाती है। तो वहाँ पर हमें फास्ट बॉलर्स के लिए इंजरी मैनेजमेंट में ध्यान देने की जरूरत है। और स्पिन रिसोर्सेज बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। इनफैक्ट अगर आप भारत के अंदर भी टेस्ट मैचेस देखेंगे तो भारतीय बल्लेबाज भी आजकल स्पिन को अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इंदौर टेस्ट मैच में जिस हिसाब से भारत को हराया, वो सबूत है। और उससे पहले भी कई मैच हमने देखे, तो स्पिन गेंदबाजी
जो है वहाँ पर आई थिंक एक बहुत बड़ा खड्डा है जो रविचंद्रन अश्विन के जो इतने बड़े शूज हैं वर्ल्ड नंबर 1 गेंदबाज के, वो अभी कोई वहाँ पे ऑल्टरनेटिव नहीं दिख रहा है। कोई नहीं है। आप कैसे देखते हैं साउथ अफ्रीका टॉप? जैसे अगर हम पुरानी गलतियों से सबक लेने वाली बात थी तो मैं सबसे पहले केएल राहुल को तो वनडे टीम में रखता ही नहीं, कैप्टन तो दूर की बात है। तो वो एक इसका मतलब है कि सबक नहीं लिए, पक्की बात है, सबक नहीं लिया। बाकी अच्छी बात है कि नए प्लेयर को चांस देना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट ये है कि उन्होंने परफॉर्म किया, सपोज करो गए परफॉर्म कर दिया, 100 मार दी, तो अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा आते हैं तो क्या आप उनको निकाल दोगे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली का प्लान करना पड़ेगा कि वो आगे खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये फॉर्म में। तो अगर नहीं खेल रहे तो फिर नए लड़कों को चांस देते हो जी, क्योंकि कोहली पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इंडियन क्रिकेट। मैंने आज ही बोला था कि शायद ऐसा करना चाहिए कि वर्ल्ड कप में कोहली खेले सारे मैच, नॉकआउट मैच में कोहली को ड्रॉप कर दें, वो रेस्ट कर देंगे, नहीं खेलेगा तो सारी टीम सतर्क हो जाएगी कि भाई अब कोई नहीं हमको बचाने वाला। तो वो वाली सिचुएशन है। तो कोहली और रोहित शर्मा का क्या प्लान है ये बीसीसीआई को देखना पड़ेगा अगर फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। आप बात कोहली की कर रहे थे और मुझे वो समय याद आ रहा था जब सचिन तेंदुलकर आउट हो जाया करते थे तो टीवी को ऑफ कर लिया करते थे लोग कि अब मैच देखने का कोई फ़ायदा है नहीं। निश्चित तौर पर भारत के क्रिकेट को अब पुनर्जीवित होने की आवश्यकता है नए क्रिकेटरों के लिहाज से। पुराने तो अपने कंधे मजबूत करके चल ही रहे हैं, लेकिन नई जो युवा फौज है उसे भी अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी होगी। ये कहना था हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट श्रेयांश मेहता जी का और देवांशु जी का। दीजिए इजाज़त और देखते रहिए राजस्थान कवरेज।